Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Waqas, and today we will read fourth chapter of physics, which is motion and force. जैसा कि स्टूडेंट आप लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं मोशन, यानी कि इससे पहले वाला ही चैप्टर जो था काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन वाला चैप्टर, उसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इस चैप्टर में हम मोशन के कॉसेस यानी कि उसकी वजूहात के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन की क्या क्या वजूहात होती हैं। फर्स्ट हेडिंग यानी कि फ़र्स्ट पैराग्राफ में स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो पिछले चैप्टर से ही रिलेट है। सेकंड पैराग्राफ की से स्टार्ट कर रहा हूँ यानी कि फोर्स वाली हेडिंग से। We observe in everyday life that force is needed to move or stop a body. If we want to move a football, we must kick it. Similarly, if we want to move a heavy object, say a box, जैसे कि एक बॉक्स को हम मूव करना चाह रहे हैं from one place to another, which we have to push or pull it. If we push a truck at rest, it will remain at rest, although the force is applied on it to produce motion. Similarly, force can be used to stop a moving body, but sometimes it is not possible. Thus, force can be defined as an agent which produces or tends to produce the motion in a body, or which stops or tends to stop the motion of a body. फोर्स यानी कि क़ुव्वत को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसकी तारीफ़ इस तरह कर सकते हैं। फ़ोर्स यानी कि क़ुव्वत एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की हालत में तब्दीली कर सकता है या करने की कोशिश कर सकता है। यानी कि कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, रेस्ट की पोजीशन में है वो ऑब्जेक्ट, उसको मूव कर सकता है, यानी कि मूव कर सकता है या करने की कोशिश कर सकता है, या फिर जो कोई मोशन की पोजीशन में है कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी, उसको रोक सकता है या रोकने की कोशिश कर सकता है। ये फोर्स यानी कि क़ुव्वत की डेफिनेशन यानी कि तारीफ़ है। फोर्स कैन ऑल्सो distort or tend to distort the shape of a body to which it is applied. और फोर्स यानी कि क़ुव्वत मज़ीद ये काम कर सकती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को तब्दील कर सकती है या करने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, जैसा है कि आपके पास एक मेटल रॉड है, आप उसको मोड़ने के लिए चाहो तो वो मोड़ भी सकता है, और क़ुव्वत अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, वो उसकी शेप चेंज हो भी सकती है और उस फोर्स के क़ुव्वत के नतीजे में हो भी जाती है और होने की कोशिश भी की जा सकती है। जैसा है कि आपके पास फिगर नंबर 4.1 में डिस्टॉर्टिंग एफर्ट ऑफ फोर्स, यहाँ पर आपके पास एक स्प्रिंग की फिगर दी गई है, उसको स्ट्रेच किया जा रहा है। जैसे कि आपके पास ये स्ट्रेच किया जा रहा है, यानी कि इसकी फॉर्म चेंज की गई है, शेप चेंज किया गया है फोर्स अप्लाइड करके। यहाँ पे आपके पास मेटल रॉड है, मेटल रॉड को डिफॉर्म किया जा रहा है आपके पास, यानी कि डिस्टॉर्टिंग की जा रही है, उसकी फॉर्म चेंज करने की, शेप चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अब ये फॉर्म अगर हम यहाँ पे फोर्स को रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से, तो हो सकता है ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए या फिर इसी तरह भी रह सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फोर्स यानी कि क़ुव्वत के नतीजे में इस मेटल रॉड की शेप तब्दील हो गई है, हो जाएगी, या फिर होने की कोशिश की करेगी क़ुव्वत जो है आपके पास। आगे चलते हैं तालिब इल्मों, आगे हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। The motion and its causes was one of the main problems for the physicists. It remained unsolved for a long time. Galileo was amongst the earliest scientists who tried to solve this problem and pointed out that the motion of a body continues
along a straight line unless there is some force that causes it to change the state of motion. हरकत के जो वजूहात हैं वो शुरू से ही फ़िज़िक्स के यानी कि तबियात के मैदान में एक प्रॉब्लम क्रिएट करती रही है, एक मसला क्रिएट करती रही है और एक लंबे अरसे तक यही मसला रहा है कि हरकत की क्या क्या वजूहात होती हैं या हो सकती हैं। गैलीलियो वो पहला साइंटिस्ट था फ़िज़िक्स के मैदान में जिसने इस मसले को काफ़ी हद तक सॉल्व करने की कोशिश की थी। उसके बाद इन 1687 न्यूटन्स इन हिज बुक फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिकिया, मीनिंग इस बुक की जो मीनिंग है आपके पास बुक के नेम की, द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल philosophy, in which he mainly studied motion of planets and other heavenly bodies. In his book, Newton's summed up the basic principle of motion in 3 laws which are as follows. न्यूटन ने अपनी किताब में इस किताब में मोशन के 3 कवानीन मुरतब किए हैं जो कि दर्ज झेल हैं। अच्छा, पहला कानून पढ़ते हैं हम यहाँ पे न्यूटन का, जो कि कुछ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें ये बताया जा रहा है, मैं पूरी स्टडी रीडिंग तो नहीं कर रहा हूँ तालिब इल्मों, मैं आपको शॉर्ट हैंड में बता रहा हूँ क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंदी है और इसमें काफ़ी कुछ भी अभी हमें पढ़ना है। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस इज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट line unless it is acted upon by an external force which change its state of rest or of uniform motion. हर ऑब्जेक्ट अपनी हरकत को बरकरार रख सकता है तावक्तिया जब तक उस पर कोई बैरूनी क़ुव्वत अप्लाई ना की जाए। आपके पास जस्ट लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट हालत सुकून में है, अपनी हालत सुकून में है, तो वो हालत सुकून में ही रहेगी या रहेगा वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। इसी तरह एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट की पोजीशन में हो, मोशन की पोजीशन में हो, हालत हरकत में हो, वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में बरकरार रखता है या रखेगा जब तक कि उस पर कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल दरामद ना करे। यानी कि आप एक बॉल को स्ट्रेट लाइन में रोल करते हो तो फिर वो बॉल जो है वो रोटेट करती हुई, रोलिंग करती हुई स्ट्रेट लाइन में जाती है और थोड़ी दूर जाकर उस पर आगे जाकर वो रुक जाती है। ठीक है, उसकी मोशन जो है वो रेस्ट में, वो मोशन से रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, जिसमें से एक जो है वो फ्रिक्शन यानी कि रगड़ है, जो आगे इसी चैप्टर में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। अगर इस बॉल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो जिस तरह आपने उसे फोर्स किया था यानी कि पुश किया था, रोलिंग की थी, वो रोलिंग करती रहेगी और कभी भी नहीं रुकेगी। जब तक नहीं रुकेगी वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी यूनिफॉर्म मोशन से, यानी कि उसकी वेलोसिटी ना इंक्रीज़ होगी ना डिक्रीज़ होगी, वो बस रोलिंग करती रहेगी स्ट्रेट लाइन में, रुकेगी नहीं। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। द फॉलोइंग 2 इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के पहले कानून से, हरकत के पहले कानून से हम 2 पॉइंट्स कंक्लूजन किए हमने। यहाँ पर 2 पॉइंट हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स कंक्लूड हुए हैं। फोर्स इज़ एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड टू प्रोड्यूस चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स वाली डेफिनेशन दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रही है कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की हालत में तब्दीली पैदा कर सकता है या करने की कोशिश करता है। अब इसकी डिटेल मैं आपको थोड़ी देर पहले फोर्स की डेफिनेशन में बता चुका हूँ। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पर आया था, ऑल द मटेरियल्स ऑब्जेक्ट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग एनी चेंज इन their state of rest or of uniform motion. This property of matter by virtue
of which an object resists a change in its state of rest or motion is called inertia. Thus, Newton's first law of motion is also called the law of inertia. अच्छा, इस पैराग्राफ को समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि इनर्शिया क्या होता है. इनर्शिया की फोर्स जो होती है वो किस फोर्स को कहा जाता है, इनर्शिया क्या है. यहाँ पे एक पैराग्राफ है. सपोज वी आर सिटिंग इन ए स्टेशनरी बस. इफ़ इट स्टार्ट्स मूविंग सडनली वी विल फील अ jerk in the backward direction. It is because our body is in contact with the seat of the bus and comes in motion with the motion of the bus, while the upper portion of our body remains at rest due to inertia, and so we feel a jerk in the backward position. Similarly, if the bus is moving and stops suddenly, we feel a jerk in फॉरवर्ड डायरेक्शन. इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया. जब हम एक बस में सफ़र कर रहे होते हैं, बस की सीट पर बैठे हुए होते हैं और बस हालत सुकून यानी कि रेस्ट की पोजीशन पे होती है, सडनली अचानक वो बस स्टार्ट होती है, चलना शुरू करती है, यानी कि रेस्ट से मोशन की पोजीशन में आती है, तो हमें एक जैक यानी कि एक झटका या एक धक्का लगता है. तो हम क्या होता है, हमें पीछे बैकवर्ड जाते हैं, हम पीछे की तरफ थोड़ा सा हिल जाते हैं, मूव करते हैं. इसी तरह जब बस मोशन की पोजीशन में होती है और उस पर ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं, वो रुकती है, तो हमें एक झटका दोबारा फील होता है और हम आगे की तरफ मूव करते हैं. ये क्यों होता है कि जब हम सीट पर बैठे होते हैं और बस रुकी हुई होती है, हालत सुकून में होती है, तो हमारी लोअर बॉडी भी हालत सुकून में होती है जो सीट के साथ अटैच होती है. सडनली अचानक वो बस अपनी मोशन स्टार्ट करती है, चलना स्टार्ट करती है, तो हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट की पोजीशन से मोशन की पोजीशन में आती है, जबकि अपर पार्ट जो है हमारी बॉडी का, जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारी बॉडी का, वो सेम उसी पोजीशन में रहता है, यानी कि रेस्ट की पोजीशन में ही रहता है. जबकि हमारा लोअर पार्ट जो है बॉडी का, क्योंकि वो सीट के साथ, जिस सीट पे हम बैठे होते हैं, सीट के साथ अटैच होता है, तो जैसे ही बस मोशन में आती है हमारी बॉडी का लोअर पार्ट भी मोशन में आ जाता है. यानी कि हमारी आधी बॉडी उस वक्त मोशन की पोजीशन में होती है और आधी बॉडी, अपर पार्ट जो होता है बॉडी का, वो रेस्ट की पोजीशन में होता है, जिसकी वजह से हमें एक झटका सा लगता है तो हम पीछे की तरफ मूव करते हैं. इसी तरह जब बस चल रही होती है, मोशन की पोजीशन में होती है, उस पर ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं, तो हमारी जो लोअर पार्ट है बॉडी का, वो भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है जिस वेलोसिटी से बस मूव कर रही होती है, जबकि अपर पार्ट जो होता है बॉडी का वो रेस्ट की पोजीशन पे होता है. तो ब्रेक अप्लाई करने पे भी हमें एक जैक यानी कि झटका लगता है, या तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं. ये पीछे की तरफ मूव करना या आगे की तरफ मूव करना, ये पीछे की तरफ झटका लगना या आगे की तरफ झटका लगना, ये क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है. और न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, ये बात जो ऊपर पैराग्राफ में भी यही बात की जा रही थी जो अभी मैंने रीड किया था. न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, और उसके अलावा लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी दिया गया है. ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था, या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं आप इसे. लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कह सकते हैं, ये मैंने जो अभी पैराग्राफ पढ़ के आपको रीड करके बताया, उसमें ये बात मौजूद है. आगे चलते हैं. आगे है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हैज़ गिवन us a simple definition of force as an agent that change or tends to change the state of rest or motion of an object. अच्छा, ये फोर्स की डेफिनेशन दोबारा रिपीट हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे उसको दोबारा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आगे चलते हैं हम. For the determination of this force through mathematical calculation, Newton derived a definite relationship between the force acting on an object, the mass of the object and the acceleration produced. न्यूटन्स ने अपने सेकंड लॉ यानी कि सेकंड कानून में, दूसरे कानून, हरकत के दूसरे कानून में 3 चीज़ों का रिलेशनशिप बताया है. फोर्स यानी कि कुव्वत, मास यानी कि कमियत, और एक्सेलेरेशन यानी कि इसरा. आगे चलते हैं, जो न्यूटन के सेकंड कानून पे ही बात की जा रही है. सिमिलरली, if we apply some force on 2 different objects, one heavier and the other lighter,
we will see that the acceleration produced in the lighter object will be greater than that produced in the heavier object. हम दो अजसाम लेते हैं जिसके मास मुख्तलिफ हैं, एक हल्का इसकी वज़न है और एक में ज़्यादा है आपके पास, दोनों पर फोर्स अप्लाई की जा रही है। फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में जो हल्का जिस्म था उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, यानी कि वो ज़्यादा स्पीड से आगे की तरफ रोलिंग कर गया। यानी कि बॉल जो हमारे पास है एक बड़ी और एक छोटी है, जिसमें भी एक्सेलरेशन यहाँ पे ये बात ए जो शो किया जा रहा है दोनों जगह, ये एक्सेलरेशन को शो किया जा रहा है और ये फोर्स शो किया है। दोनों ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की गई। ये हल्का ऑब्जेक्ट है और ये भारी ऑब्जेक्ट है। जो हल्का ऑब्जेक्ट है इस पर भी फोर्स अप्लाई की गई है, तो इसने तेज़ी के साथ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, यानी कि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। जो कि बॉडी ए है उसका मास क्योंकि ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम है, यानी कि वो इतनी तेज़ी के साथ एक्सेलरेट नहीं कर पाया जितनी तेज़ी के साथ ऑब्जेक्ट बी एक्सेलरेट कर पाया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बी का जो मास है यानी कि कमियत है वो कम है, ऑब्जेक्ट ए का मास यानी कि कमियत जो है वो ज़्यादा है। और आगे इसी बात को ड्राइव किया है न्यूटन्स के सेकंड लॉ में। न्यूटन्स समराइज दीज रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ द लॉ विच इज़ नोन एज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और इसी रिज़ल्ट को न्यूटन ने अपने सेकंड हरकत के दूसरे कानून में समराइज किया है, बताया है, डिस्क्राइब किया है। इट इज़ स्टेटेड एज when a force act on an object it produce acceleration in the object in its own direction. This acceleration is directly proportional to the magnitude of the applied force. हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की जा रही है वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, इस तरह प्रोड्यूस करता है एंड इट्स ओन डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है उसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड है, यानी कि फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर कांस्टेंट मास के लिए। यानी कि फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी ऑलरेडी कम हो जाएगा, यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ेंगी और एक साथ कम होगी। इस तरह के रूल को जिसमें दोनों चीज़ें एक साथ एक ख़ास तनासुब से बढ़ती हैं और एक साथ एक ख़ास तनासुब से कम होती हैं, उसे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हो, यानी कि रास्त मतनासिब कहते हो। इसी तरह फॉर एक्सेलरेशन एंड मास द रिलेशनशिप कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन यानी कि इसरा और मास यानी कि कमियत दोनों एक दूसरे के बिलअक्स मतनासिब है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो मास कम होगा, एक्सेलरेशन मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ कम होगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो मास कम होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको फिगर नंबर 4.4 में बताया था, जिसमें दो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बी जिसका मास कम था उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ था, ऑब्जेक्ट ए जिसका मास ज़्यादा था उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुआ था। यानी कि दोनों एक दूसरे एक्सेलरेशन और मास इसरा और कमियत एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, एक चीज़ बढ़ेगी और एक चीज़ कम हो जाएगी। कंबाइन करते हैं हम दोनों इक्वेशंस को, जैसे कि यहाँ पे 4.1 है जिसमें ये बताया गया था एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। 4.2 जिसमें ये बताया गया एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम 1 की वैल्यू के साथ लिखते हैं, 1/m या जो भी इन्वर्सली में आ रहा होता है। 4.1 में a है, 4.2 में भी a है, जो कि आपके पास कंबाइन करने पे आ गया। दोनों जगह प्रोपोर्शनल का साइन मौजूद है, ये आ गया आपके पास प्रोपोर्शनल। f को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1 के साथ, ये आ गया आपके पास f1 क्योंकि शो नहीं गया था, मैथमेटिकली आपने पढ़ा होगा, अपॉन m ये आ गया। a प्रोपोर्शनल f अपॉन m आ गया। अब क्योंकि हमें इक्वेशन बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है, तो हम प्रोपोर्शनल के साइन हटा के उसकी जगह क्या लिखते हैं, लगाते हैं हम इज़ इक्वल टू। जब प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करके इज़ इक्वल टू का साइन आता है तो हमें लाजमी बात है कि कोई ना कोई कांस्टेंट शो करना होता है। तो यहाँ पर न्यूटन्स सेकंड लॉ का ऑफ मोशन का जो कांस्टेंट है वो है k। a इज़ इक्वल्स टू k f अपॉन m।
और के क्या है, वेयर के इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली, यहाँ पे के का जो है वो कांस्टेंट का के लिए शो किया जा रहा है, प्रोपोर्शनल के कांस्टेंट के लिए। अब इस बात को हम ड्राइव करके किस तरह लिखेंगे, m यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अदर एंड पे आने के बाद a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि ये आपके पास यहाँ पे शो किया जा रहा है, इज़ इक्वल टू, ये आ गया आपके पास, k को आपने f से मल्टीप्लाई किया, kf हो गया। लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, f इज़ इक्वल टू ma, हम k को यहाँ पे हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। क्यों रिप्लेस कर देते हैं, उसकी वजह यहाँ पे, irrespective of any system of unit, if the acceleration produced in a body of unit mass is unity when a force of unit magnitude is applied, then obviously k is equals to 1, k की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्यों कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं यूनिट की पोजीशन में, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है यूनिट की पोजीशन में, और फोर्स जो है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट की पोजीशन में होता है, तो सारी चीज़ें कि यूनिट यानी कि 1 की पोजीशन में होती है, तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई आपके पास, 1 हो गई। और 1 को क्योंकि शो नहीं किया जाता, तो आपकी जो डेरिवेशन बनी यानी फार्मूला जो बना वो बना f इज़ इक्वल टू ma, यानी कि k को यहाँ से आपने रिप्लेस किया है। ये था आपके पास न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का दूसरा हरकत का दूसरा कानून। आगे चलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स अपने तीसरे हरकत के तीसरे कानून में कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे ये पढ़ते हैं हम, बिफोर डिस्क्राइबिंग Newton's third law of motion, let us consider the following examples। दो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें से हम अभी फ़िलहाल एक ही पढ़ते हैं क्योंकि एक में ही समझ में आया। Place your hand on the table and press it hard in the downward direction। जैसे कि आपके पास फिगर में, अब आप टेबल पे हाथ रखोगे और टेबल अपने उसको प्रेस करोगे, नीचे की तरफ प्रेस करोगे आप, ठीक है, डाउनवर्ड पोजीशन में। यू विल फील दैट द टेबल इज़ ऑल्सो एक्सट्रैक्टिंग अ फोर्स ऑन योर हैंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब आप फील करोगे कि जो टेबल है वो आपका जो हैंड है, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसे वो अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ उठा रहा है। आप नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हो टेबल को, और टेबल क्योंकि वो ऊपर की तरफ आपके हाथ को उठा रहा है। इट्स कॉल्ड the force applied by your hand on the table in the downward direction is called action। जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो अपने हाथ के ज़रिए टेबल पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये क्या कहलाएगा, एक्शन कहलाएगा। while the push on the table on your hand in the upward direction is called reaction। जो टेबल की तरफ से जो रद्द अमल जो ज़ाहिर होगा कि वो आपकी जो अप्लाई की जाने वाली फोर्स है, कुव्वत है, वो उसको ऊपर की तरफ उठाएगा, ये इसका रिएक्शन कहलाए। अब हम चलते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ये लॉ है आपके पास, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर अमल का एक्शन यानी अमल का, रिएक्शन यानी कि रद्द अमल, हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो कि बिल्कुल इक्वल होता है, बराबर होता है एक्शन के, यानी कि रिएक्शन एक्शन के बराबर होता है, लेकिन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको इस तरह भी देता हूँ। अगर आप एक बॉल को थ्रो करते हैं, दीवार की तरफ थ्रो करते हैं, तो क्या है, आपने बॉल थ्रो की, बॉल चली गई दीवार की तरफ चली गई, दीवार के साथ जाकर वो टकराए, ये क्या था, आपका एक्शन था, ठीक है। आप नॉर्थ की तरफ खड़े हुए और आपने ईस्ट की तरफ बॉल को थ्रो किया, दीवार की तरफ थ्रो किया, बॉल आपके हाथ से थ्रो हुई, दीवार के पास तक जाके वो दीवार से टकराई, ये आपका एक्शन था। इसका रिएक्शन क्या होगा, बॉल दीवार से टकराने के बाद बाउंस बैक करेगी, यानी कि वो वापस आपकी तरफ आएगी, ये क्या है, रिएक्शन है। यानी आपका एक्शन क्या था, अमल क्या था, आपने बॉल को थ्रो किया दीवार की तरफ और बॉल दीवार से टकराने के बाद वापस आपकी तरफ आई, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ दोबारा आई, तो ये आपका रिएक्शन था। हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो कि एक्शन के बराबर होता है। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन एक्शन और रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसके बाद है आपके पास मास एंड वेट है आपके पास।
ठीक है। मास और वेट का क्या है, इन आर एवरीडे लैंग्वेज मास एंड वेट कैरी द सेम मीनिंग, बट इन फिजिक्स दीज आर टू इंटायरली डिफरेंट क्वांटिटीज़। हमारी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या लैंग्वेज में, बोलचाल में, हम मास और वेट को एक ही मतलब में, एक ही मायनों में काउंट करते हैं, जबकि फ़िज़िक्स लैंग्वेज में, तबियात की ज़बान में, ये दो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ हैं। मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर possessed by a body and can be measured from the equation 4.4, जो कि इक्वेशन 4.4 थी, आपके पहले भी पढ़ा है न्यूटन सेकेंड लॉ में, m = F/a। Thus, mass is the property of matter which determine the acceleration of a body when acted upon by a given force। मास को जो डिटरमाइन कर सकते हैं, जो भी आपने फोर्स अप्लाई की जा रही है और उसमें जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, अप्लाई की जानी फोर्स वाली फोर्स और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपका उस ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट किया हो सकता है और मालूम किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो ईजी डेफिनेशन है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट्स इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मास। मैटर में जो मादे की जो क्वांटिटी होती है उसे हम मास यानी कि कमियत कहते हैं। आगे चलते हैं वेट की तरफ। ऑल द बॉडीज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ आर अट्रैक्टेड बाय द अर्थ towards its center with a certain force. This force of gravity acting on a body is called the weight of the body। वज़न यानी कि वेट यानी कि वज़न किसी भी ऑब्जेक्ट को, ज़मीन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिस्म को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। वो अट्रैक्शन जो कहलाती है वो क्या कहलाता है, उस ऑब्जेक्ट का वो वेट यानी कि वज़न कहलाता है। द डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो वेट की जो डायरेक्शन होती है हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। व्हेन अ बॉडी इज़ अलाउड टू फॉल फ्रीली द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी which is denoted by g, and its weight w is the force acting on it. According to Newton's second law of motion we have F is equals to ma। न्यूटन का जो सेकंड लॉ जो अभी हमने ड्राइव किया, इसकी डेरिवेशन F इज इक्वल्स टू ma। कभी भी ऑब्जेक्ट आप फ्री ऊपर से गिरा रहे हो, फ्रीली गिर रही है, उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे आप क्या कहोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा होगा वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा होगा, और ग्रेविटी को आप किससे शो करते हो, जी से शो करते हो। और उसका जो वेट होगा वो W होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जो भी फोर्स अब पे अप्लाई की जा रही है। तो हम इन शॉर्ट मुख्तसर तौर पे ये कह सकते हैं W बराबर हो जाएगा किसके, F के, या F बराबर है या किसके, W के बराबर है, यानी कि फोर्स बराबर है वेट के, और एक्सेलरेशन बराबर होता है किसके, ग्रेविटी के। Therefore W इज़ इक्वल्स टू mg, यानी कि वेट का जो फार्मूला बनेगा वो आपके पास क्या होगा, mg होगा। वेयर W इज़ एक्सप्रेस इन न्यूटन्स, मास इन किलोग्राम एंड ग्रेविटी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। m जो है उसका जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, g यानी कि ग्रेविटी, क्योंकि एक्सेलरेशन से ही वो रिप्लेसमेंट आ रही है आपकी, तो एक्सेलरेशन वाला ही यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों को कंबाइन करते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, न्यूटन्स के इक्वल होता है। आपने ये सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा था। फिर आगे मास और वेट का डिफ्रेंशिएट है, इसमें पूरी वही बातें की जा रही है जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, उसको ब्रेक कर करके ये सारे पॉइंट्स बनाए गए हैं। अच्छा, अब तालिब इल्म ज़रा थोड़े तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके आगे दो केसेस भी हैं इसी टॉपिक से रिलेट, तो आपको वो समझने के लिए ये टॉपिक पहले समझना बहुत ज़रूरी है। टेंशन इन ए स्ट्रिंग। टेंशन इज़ अ फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय अ स्ट्रिंग ऑन अ बॉडी टू विच इट इज़ अटैच्ड। व्हेन वी फ्लाई अ काइट वी फील सम फोर्सेस इंटरेड इन आवर फिंगर। इफ़ वी स्ट्रेच अ string tightly, the hand will experience force acting towards each other. Similarly, if a person is holding a block of weight W by means of a string, the weight of a block pulls it downward while the string pulls it upward with an equal force। अच्छा, आगे भी पूरी डिटेल है जो कि इस फिगर से हम बात करते हैं। एक पर्सन ने
एक रस्सी के ज़रिए या डोरी के ज़रिए एक ब्लॉक को होल्ड किया हुआ है, यानी कि बांधा हुआ है। अब इस ब्लॉक का जो वज़न है, वेट है, वो W से एक्सप्रेस किया जा रहा है आपके पास। ये पॉइंट A यहाँ पे शो किया जा रहा है वेट के साथ, यानी कि ब्लॉक के साथ, और ये पॉइंट B है जहाँ से उसने ग्रिप किया हुआ है इस रस्सी को। अब जब वेट जो है, ब्लॉक जो है, उसके वेट की वजह से ये नीचे की तरफ झुकाव हो रहा है इसका डाउनवर्ड पोजीशन पे, जबकि यहाँ पे जो ग्रिप की गई है रस्सी, उसे ऊपर की तरफ अपवर्ड पोजीशन में उसको उठा के ज़मीन से ऊपर की तरफ उठा के रखने की कोशिश की जा रही है। अब इस कोशिश के नतीजे में यहाँ पे जो ये डोरी है, इसमें एक टेंशन यानी कि तनाव यानी कि बिल्कुल स्ट्रेच हो गई, खिंचाव हो गया आपके पास। ये बिल्कुल फ्री नहीं है, बिल्कुल टाइटली वो होल्ड हुई है दोनों जगह से। यहाँ इस पॉइंट B वाला जो टेंशन है, ये नीचे की तरफ होगा, यानी कि इस नीचे की तरफ खिंचाव हो रहा है, या बिल्कुल ये जगह जो होगी ये बिल्कुल टाइट हुई हुई है। और ये पॉइंट A वाला जो है टेंशन है, या क्योंकि ब्लॉक को ऊपर की तरफ बांध के ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है, तो ये जगह जो है आपके पास ये भी टेंशन में काउंट की जा रही है, यानी कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तनाव है होगा। अच्छा, तनाव यानी कि अगर आप इसको ईजी वर्डिंग में समझने की कोशिश करोगे तो आप क्या करो कि एक रबर बैंड लो, उसे बिल्कुल स्ट्रेच कर दो, जितना ज़्यादा उसको खींच सकते हो आप उसे खींच लो, लेकिन उसकी लास्ट लिमिट से पहले तक, यानी कि उसके टूटने से पहले तक। अब जब आप उसको खींचते हो, यानी कि दोनों जगह से क्योंकि आप पकड़ के खींच चुके होते हो, तो वो बिल्कुल टाइट हो चुका होता है। आप सेंटर से उसको पकड़ के कोई और खींचने की कोशिश करेगा तो वो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट से, दोनों एंड से, दोनों किनारों से आपने पकड़ के उसको बिल्कुल स्ट्रेच किया हुआ है। अब जब स्ट्रेच कर दिया तो सेंटर से पकड़ के अगर उसको कोई खींचने की कोशिश करेगा, जैसे लाइक एक रबर बैंड था आपके पास, दोनों पॉइंट से आपने पकड़ा हुआ और ये इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, खींच गया है कि आप यहाँ से इस तरफ नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करोगे तो नहीं खींचेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा रबर बैंड जो है किस पोजीशन में आपके पास, टेंशन की पोजीशन में, यानी कि तनाव